गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप जानते हैं इस समय हमारी यूनिट नंबर चल रही है कौन सी, 9। और ये यूनिट नंबर 9 है, वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का इसके जो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस स्टार्ट किया था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो जो हमारा लेक्चर था वो बीच में कट हो गया था और वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अभी शुरुआत के फर्स्ट 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हम लोग ने क्या स्टडी किया है और फिर वहीं आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्टिंग करी है, तो सबसे पहले जब भी आप जानते हैं कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो साइंटिस्ट के बारे में तो हम लोग ने यहाँ पे हर्बर्ट बोयर और आपको पता है कोहेन के बारे में, स्टैनले कोहेन के बारे में प्रॉपर यहाँ पे स्टडी करी थी। फिर हम लोग जब आगे बढ़े थे तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर था हम लोग ने यहाँ पर ये समझा था कि बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग ने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम लोग ने बात करी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की और बायो प्रोसेस की। आफ्टर दैट हम लोग ने बात करी बच्चों, आगे हम लोग ने बढ़ा, इस चैप्टर को हम लोग ने इस पेज को हम लोग ने कवर किया। फिर हम लोग ने कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात किया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बताया था, एक एक लाइन को हम लोग ने कवर किया था। आफ्टर दैट जब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं तो यहीं पर बच्चों हम लोगों का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था यहां पर। यस, जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ फैक्ट मैंने बताया था और यहीं से जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर की बात करी थी तो वहीं से वीडियो कट हो गया था। तो चलो बच्चों अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर से मैं आपको यहीं से रिकैप करा के सारी चीजों को कंप्लीट करा देता हूं। सबसे पहले अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, चलिए तो यहीं से चीजों को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि 1963 में 2 एंजाइम जो रिस्पांसिबल होते थे किसके लिए, किसी बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया कौन था, एसर्सिया कोलाई के अंदर। मान लेते हैं ये एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया है, इस एसर्सिया कोलाई के अंदर 2 ये एंजाइम्स थे जिनका काम क्या था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं बच्चों वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब इसके अंतर्गत आता था तो ये दोनों जो एंजाइम हैं इस बैक्टीरियोफेज की डीएनए की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते थे, रोक देते थे। इसमें से जो पहला एंजाइम था वो क्या करता था, डीएनए के साथ मेथिल ग्रुप को जोड़ देता था जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती थी। और जो दूसरा तरीके का एंजाइम था बच्चों वो इस डीएनए को छोटे छोटे भागों में फ्रेगमेंटेड कर देता था, तोड़ देता था। तो ये जो सेकेंड टाइप का जो एंजाइम था इसी को बोला था हम लोगों ने बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यस, तो यहां पर हम लोग ने यहां तक चीजें हम लोग ने क्लियर कर दिया था आपको। फिर मैंने बताया था जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया है वो उसका नाम है HindD2। इसको कैसे पढ़ते हैं, HindD2 पढ़ते हैं। इसका जो काम था, इसकी जो फंक्शनिंग थी, ये क्या करता था कि डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर ही उसको कट करता था। क्लियर है। फिर क्या कहता था, ये हमने आइसोलेटेड किया और इसके बारे में जो इसकी फंक्शनिंग थी, इस फंक्शनिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से 5 साल के बाद मालूम पड़ा। फिर क्या कह रही है नेक्स्ट लाइन, ये कह रही है कि बाद में ये पाया गया कि जो हिंदी सेकेंड है वो हमेशा डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज। सबसे पहले कैसे कट करता है, पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर उसके लेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, फिर जब उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से मिलता है और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कितना होता है, 6 बेस पेयर का होता है, तो उस स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो 6 बेस का पेयर का होता है वहां पर से वो क्या करता है, जो ये हिंदी सेकेंड है वो वहां से कट कर देता है। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होते हैं इनको बच्चों हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। अगर हम हाइंड सेकेंड की बात करें बच्चों, यस, तो इसके अलावा हाइंड सेकेंड्स के अलावा अगर आज की डेट में हम देखें तो आज 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम आइसोलेटेड कर चुके हैं। कहां से, 230
स्ट्रेन से ज्यादा जो बैक्टीरिया स्ट्रेन है वहां से आज हम 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम आइसोलेट कर चुके हैं और उनमें से प्रत्येक ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिफरेंट इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जहां से वो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं। सेकेंड क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें जैसे यहां पर बच्चों लिखा है, अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यस देखो, अगर हम बात करें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हम किस तरीके से उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जैसे हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे बच्चों जरा इंक ले लेते हैं सबसे पहले, यस हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया इको आर फर्स्ट, तो इसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहां पर ये बताया गया है बच्चों कि सबसे पहले जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका जो फर्स्ट अक्षर है ई, तो ई अक्षर लिया जाता है स्पीसीज से, सॉरी ई अक्षर लिया जाता है जीनस से, तो जीनस क्या है, ई फॉर होता है एसर्सिया, तो एसर्सिया से लिया गया क्या, ई। बाद के जो दो लेटर होते हैं बच्चों, जो CO है ये लिया गया है किससे, स्पीसीज से, तो E फॉर एसर्सिया और C फॉर कोलाई, तो कोलाई से ये वर्ड लिया गया है, तो ये क्या हो गया, स्पीसीज। इसमें जो R है बच्चों, ये R ये इंडिकेट करता है कि इस एसर्सिया कोलाई का स्ट्रेन कौन सा है, तो R के लिए जैसे कहा गया कि ये जो स्ट्रेन है ये लिए गया है RY13 से, यहां पर दिखाया गया है, ये देखो ये है RY13, ये है स्ट्रेन, यस, तो RY यहां से लिया गया है। और ये जो रोमन में ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा रहता है, इसका मतलब है कि एसर्सिया कोलाई से बहुत सारे एंजाइम्स निकाले गए होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो निकालने के आइसोलेशन के क्रम में ये जो फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब है जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इससे निकाला गया है एसर्सिया कोलाई से, उसका जो निकालने का क्रम है वो है फर्स्ट। जैसे इको आर सेकंड लिखा है, जैसे अगर लिखा है इको आर सेकेंड, तो सेकेंड का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आइसोलेशन में इसका क्रम क्या है, सेकेंड। अगर यहां पे लिखा है थर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि इसका थर्ड क्रम में हमने इसको आइसोलेट किया है। अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब हमने 4 क्रम में इसको आइसोलेट किया है। तो एक्चुअली जो रोमन नंबर है बाद वाला, वो ये इंडिकेट करता है कि एसर्सिया कोलाई से जो हमने ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला है उसका क्रम क्या है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखते हैं। अगर लिखा हुआ है इको आर फर्स्ट, तो इको में जो पहला वर्ड है ई किससे आया, एसर्सिया जो कि जीनस है, कोलाई का मतलब स्पीसीज है, आर का मतलब स्ट्रेन का नाम यहां पर आ गया RY13, और फर्स्ट होता है वो, ये जो रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे रहते हैं ये बताता है कि पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उससे जो हम आइसोलेट किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, उसका क्रम क्या है। क्लियर है, वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं। क्या बताया गया है कि जब भी हम नेमिंग करते हैं एंजाइम्स का, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या बताता है, वो फर्स्ट लेटर जीनस से आता है, बाद के जो 2 लेटर्स हैं वो कहां से आते हैं, वो स्पीसीज से आते हैं, और कौन सी स्पीसीज, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की भी हो सकती है, और यूकैरियोटिक सेल में भी आपको पता है पाए जाते हैं, फ्रॉम विच दे आर, जहां से ये आइसोलेट किए गए हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहां पर इको आर फर्स्ट का दिया है, तो इको आर फर्स्ट का जो भी एग्जांपल है मैंने आपको यहां पर प्रॉपर क्लियर कर दिया है, यस। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या चीजें लिखी हैं बच्चों। चलिए जब नेक्स्ट पेज की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं बच्चों, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यस, यहां पर आते हैं, थोड़ा सा पेज को इधर ले जाते हैं जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलो अब इस पैराग्राफ में जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर रोमन नंबर के बारे में बता चुका हूं कि रोमन नंबर क्या शो कर रहा है बच्चों, वो ये शो कर रहा है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया से किस क्रम में हमने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया है। क्लियर है, यस, ये इंडिकेट करता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वे आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक एंजाइम के लार्जर क्लास से बिलोंग करते हैं, और इस क्लास को हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेस एंजाइम। ये जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम है ये 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका है, पहला जो टाइप है वो है एक्सोन्यूक्लियस का,
और दूसरा तरीका है एंडोन्यूक्लियस का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसके बारे में। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अपने लिए थोड़ी सी जगह यहां पे बना लेते हैं बच्चों। चलो यहां पर जैसे सपोज दैट एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये, एक मिनट जरा इंक ले लें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके। तो जो एंजाइम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ये बाहर से कट करता है, ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो एंजाइम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बीच से कट कर रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो डीएनए को बाहर से कट कर रहा है, और एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो बीच से कट कर रहा है। क्लियर है? चलिए फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है whereas endonuclease make cuts at a specific position within the DNA। कहता है कि जो प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, सबसे कैसे ये काम करता है, सबसे पहले क्या करता है कि अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो पहले इसकी पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा और फिर देखेगा कि वहां पर वो कौन सा स्पेसिफिक साइट को देखेगा जहां से उसकी कट करने की एबिलिटी है, मतलब रिकॉग्निशन साइट्स क्या है। जैसे अगर हम इको आर फर्स्ट की बच्चों बात करें, तो अगर इको आर फर्स्ट है तो उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो होता है G A A T T C, ठीक है, ये होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जब ये पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स को इंस्पेक्ट करेगा और जहां पर इसको इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा, तो अब आप जानते हैं कि जब डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा कि यहां पर इसका बेस पेयरिंग भी मिलेगी। यस, तो अगर हम बेस पेयरिंग देखें तो कैसे होगी, G के साथ C आ जाएगा, A के साथ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, यहां पर A के साथ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, यहां पर T के साथ A आ जाएगा, यहां पर T के साथ A आ जाएगा, यहां पर C के साथ G आ जाएगा। तो भाई आप सिंपल सा समझिए कि जब मान लेते हैं कि ये अगर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो जहां पर इको आर फर्स्ट को ये सीक्वेंस जहां पर मिलेगा, और याद रखिएगा ये जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम है तो ये स्ट्रैंड कैसा होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। अब अगर इधर से आप पढ़ें या आप इधर से पढ़ें तो बिल्कुल सेम मिलेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं, अगर एक नाम है DALDA, तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं डालडा। तो चाहे हम इधर से पढ़ें तो डालडा पढ़ेंगे, और अगर हम, सॉरी इसको हमने इंग्लिश में लिख दिया, इसको हिंदी में लिखना चाहिए था। मान लो हम पढ़ते हैं डालडा, तो अगर हम चाहे इधर से पढ़ें तो डालडा पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो डालडा पढ़ेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आपको, जैसे सिंपल सा हम दूसरा एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे जो आपकी बुक में दिया गया है MALYALAM, ये लिखा है मलयालम। तो मलयालम को अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम पढ़ेंगे, और इधर से आप पढ़ेंगे तो मलयालम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये जो रिकॉग्निशन साइट होती है किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए पैलिंड्रोमिक होती है उस डीएनए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में। तो वहां पर इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वहीं पर ये कट करेगा। इसको समझाने के लिए नीचे ये फिगर दिया गया है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम डीएनए के मॉलिक्यूल में पैलिंड्रोमिक पढ़ेंगे वो वर्ड्स के रेफरेंस से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा, मान लेते हैं कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ये स्ट्रैंड क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम। तो अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर मलयालम पढ़ रहे हैं तो इस स्ट्रैंड में भी हमको क्या करना होगा, हमको 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़ना होगा, तभी ये चीजें क्लियर होंगी जब हम डीएनए के रेफरेंस पे बात करेंगे। ओके बच्चों, चलिए जरा इसको मैं आपको और क्लियर करता हूं। ये जो नीचे फिगर दिया गया है और यही पॉइंट यहां पर बताया गया है कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं ये पैलिंड्रोमिक होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस पर्टिकुलर डीएनए में, जहां पर पर्टिकुलर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जहां पर इसको आइडेंटिफाई करता है, फिर वहीं से कट करता है। कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताया गया है। चलिए बच्चों वहां पर हम समझते हैं और पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए
यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा और छोटा कर ले बस। यस, चलिए अब यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहां पर दिया है स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoRFUS का यहां पर एग्जांपल लिया गया है। चलिए यहां पर जो एग्जांपल लिया गया है किसका लिया गया है? EcoRFUS एंजाइम का। अब देखिए यहां पर क्लियर है आपको? पहले जरा देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलिए अब मैं समझाता हूं आपको कि यहां पर कैसे दिखाया गया है कि एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसका एग्जांपल लिया गया है? EcoRFUS एंजाइम का। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो दो डिफरेंट सोर्स से हम डीएनए लेते हैं। तो देखो एक सोर्स तो हमारा ये डीएनए है, दूसरा डीएनए ये है। इन दोनों डीएनए को हम मानते हैं ये डिफरेंट सोर्स से है, ये डिफरेंट सोर्स से है। इन दोनों एंजाइम्स को काटने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तो जो हमारे ब्लड एंड बनेंगे वो सेम बनेंगे। क्लियर है? क्योंकि EcoRFUS के लिए जो रिकॉग्निशन साइट्स होती है मैंने आपको क्या बताया, वो है GAATTC, जो देखो यहां पर दी गई है। ठीक है, अब यहां पर अगर एक डीएनए, ये पहले डीएनए कैसा रहा होगा? ये इस तरीके से रहा होगा और सबसे पहले ये जो EcoRFUS है उसने उस जगह को रिकॉग्नाइज किया होगा जहां पर ये वाला सीक्वेंस उसको मिला होगा। क्लियर है मेरी बात? आप देखो, और यहीं पर दूसरा ये डीएनए है, उस डीएनए को भी ये डीएनए भी पहले ऐसे रहा होगा और इस डीएनए पे उस जगह को इसने आइडेंटिफाई किया जहां पर इसको ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक मिला, एक इस स्ट्रैंड में और एक इस स्ट्रैंड में। क्लियर है? अब आप देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम्स है ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करता है सेम साइड्स पे, दोनों डीएनए पे। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो EcoRFUS है वो क्या करता है, 20 से थोड़ा सा हटके कट करता है। तो 20 से अगर हटके कट करेगा तो कहां से कट कर रहा है बच्चों? ये यहां से कट कर रहा है, यहां से कट कर रहा है और इस तरीके से इसको यहां से काट रहा है। यहां पर कैसे कट कर रहा है? यहां पर आप देखिए, यहां पर इसने कट किया, यहां पर से कट किया और यहां पर आया और फिर इसने यहां से इस तरीके से कट कर दिया। तो जब यहां से कट करेगा तो ये चीज, ये वाला ऊपर वाली चीज क्या होगी? ये अलग हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? ये नीचे वाली चीज अलग हो जाएगी और दो ब्लंट एंड यहां पर बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप देखिए यहां पर T का A कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां पर T का A कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां A का T कॉम्प्लीमेंट्री है, A का यहां पे T कॉम्प्लीमेंट्री है। अब क्या होंगे, जो एंड प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। और याद रखिएगा ये दोनों स्टिकी एंड कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और ये स्टिकी एंड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि चिपचिपे होते हैं और आसानी से एक दूसरे से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइगेज एंजाइम। और अब ये स्टिकी एंड को फाइनली लाइगेज एंजाइम इस तरीके से स्टिकी एंड मिल जाएंगे और फाइनली यहां पर देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर तैयार हो गया। तो यहां पर ये जो फिगर दिखाया गया बच्चों, यहां पर ये दिखाया गया है कि EcoRFUS एंजाइम ने किस तरीके से अलग अलग दो एंजाइम्स को काट के स्टिकी एंड इनको बना लिया और दोनों स्टिकी एंड को किस तरीके से हमने लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ के फाइनली हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, अगर हम जब किसी हॉस्ट सेल के अंदर इसकी एंट्री कराएंगे तो अपने अनुसार वहां पर डिजायर्ड प्रोडक्ट हम वहां पर पा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन पॉइंट्स को। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है, क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? यस, जरा इसको मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम बात करें, कह रहा है कि क्या आप पैलिंड्रोमी का मतलब जानते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं लेटर्स के जो कि बनाते हैं सेम वर्ड्स, चाहे हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें। जैसे इन्होंने मलयालम का यहां पर एग्जांपल दिया है, तो मलयालम को चाहे आप इधर से इधर पढ़ें तो मलयालम पढ़ेंगे और अगर इधर से इधर पढ़ेंगे तो भी मलयालम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मतलब उल्टा सीधा एक समान, इसको बोलते हैं हम लोग पहली बोलते हैं ना, उल्टा सीधा एक समान। वैसे ये पैलिंड्रोमिक है। और याद रखिएगा
ये जो रिकॉग्निशन साइट होते हैं किसी भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होंगे डीएनए के मॉलिक्यूल में, जो डबल स्टैंडर्ड होगा, इसको याद रखना है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा जो वर्ड पैलिंड्रोमिक से जो डीएनए का पैलिंड्रोम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे जो पैलिंड्रोम होता है डीएनए में, इसमें जो सीक्वेंस होता है बेस पेयर का जो हम पढ़ते हैं सेम ऑन द दो स्टैंड में, उनका जो ओरिएंटेशन होता है बच्चों, उसको याद रखना है कि वो सेम डायरेक्शन में हो। अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो देखो GAATTC, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर हमें कैसे पढ़ना होगा, यहां 3 से 5 नहीं पढ़ना होगा, हमें 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ना होगा, तभी हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। यही चीज यहां पर आपको बताई गई है जो बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आती है। क्या मैंने बताया कि अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टैंड में भी 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तभी हमको पैलिंड्रोम मिलेगा। और यही वर्ड के पैलिंड्रोम से डिफरेंट होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और क्लियर करते हैं। चलिए, कह रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करता है, वो बीच में से थोड़ा सा अवे करता है, लिटिल अवे करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, जो मैंने पहले इसके आपको बताया। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस लीव सिंगल स्टैंड पोर्शन एट द एंड, और जब ये काटता है तो क्या करता है, सिंगल स्टैंड के स्टिकी एंड्स बन जाते हैं दोनों डीएनए में, और जो चिपचिपे होते हैं, और दोनों को फिर हम लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं। और ये जो सिंगल स्टैंड के जो ओवरहैंगिंग स्टिचेस होते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं स्टिकी एंड, प्रत्येक स्टैंड पे जो बन जाते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, यहां पर ये जो नाम दिया गया है वो इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने में मदद भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों, यहां पर क्लोज करते हैं थोड़ा सा।